हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई सेल्फ मोनिका। और आज की क्लास के अंदर हम गॉस तथा पाइसन समीकरण देखेंगे, जो कि होती है आपकी पाइसन इक्वेशन डेल स्क्वायर वी इक्वल टू 4/0 होती है। ये इक्वेशन आप गॉस के थ्योरम से निकालेंगे। इसके लिए माना किसी आयतन V में क्या है, द्रव्यमान m है तथा इससे घिरा पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, s है। और इसके अंदर क्या होगा, किसी बिंदु पर द्रव्यमान घनत्व रो है, तो क्या हो जाएगा, ये जो आपका m द्रव्यमान है, आयतन में द्रव्यमान m है, वो किसके इक्वल होता है, इसके द्रव्यमान घनत्व के वॉल्यूम इंटीग्रेशन के इक्वल होगा। यानी आप इसको यहाँ देख सकते हैं, कैसे लिखेंगे आप, m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन रो dv। इस ट्रिपल इंटीग्रेशन को आप वॉल्यूम इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं। इसको आप क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ का गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय क्या है। तो गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय क्या होता है, किसी गुरुत्वीय क्षेत्र आई वेक्टर के लिए जो उसका आई वेक्टर यानी गुरुत्वीय क्षेत्र का जो आपका सरफेस इंटीग्रल होता है यानी डबल इंटीग्रेशन, वो किसके इक्वल होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस आई वेक्टर के इक्वल होता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि डबल इंटीग्रेशन आई वेक्टर डॉट डी एस इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस आई वेक्टर डीवी के इक्वल होता है। ये कहाँ होगा, गॉस के डाइवर्जेंस प्रमेय में होता है। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब यहाँ क्या देखते हैं हम कि गॉस की प्रमेय क्या होती है। अभी ये गॉस का डाइवर्जेंस प्रमेय था, अब गॉस का प्रमेय क्या होता है। तो गॉस के प्रमेय में क्या देखा आपने, अपने प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा कि जो गॉस की प्रमेय है उसमें क्या निकालते हैं आप कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का सरफेस इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है, -4π(g)m के इक्वल होता है। तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ m की क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देंगे। और m की वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से ट्रिपल इंटीग्रेशन रो dv पुट करते हैं। तो आपके पास देखो क्या आंसर आ जाता है, यहाँ पर आ जाएगा आपका जो डबल इंटीग्रेशन आई वेक्टर डॉट डी एस है, वो किसके इक्वल हो जाता है, -4π(g) ट्रिपल इंटीग्रेशन रो dv के इक्वल हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस ट्रिपल इंटीग्रेशन, तो ये है सी। और अभी आपने गॉस का डाइवर्जेंस प्रमेय देखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, उसमें बोला है कि जो डबल इंटीग्रेशन ऑफ आई वेक्टर होता है वो किसके इक्वल होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस आई वेक्टर डीवी के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या आ जाएगी आपकी, ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस आई वेक्टर डीवी इक्वल्स टू -4πg ट्रिपल इंटीग्रेशन रो डीवी हो जाता है। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन से ट्रिपल इंटीग्रेशन हट जाएगा, डीवी से डीवी कैंसिल हो जाएगा, देन आपके पास आंसर आएगा डाइवर्जेंस आई वेक्टर इक्वल्स टू -4πg रो हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि जो डाइवर्जेंस है उसको आप किससे ऑपरेट कराते हैं, डेल वेक्टर से ऑपरेट कराते हैं। तो यहाँ पर आप डाइवर्जेंस की जगह पर डेल वेक्टर रख सकते हैं। तो आप या तो ये लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, यदि आप गुरुत्वीय विभव क्या ले लें, v ले लेते हैं, तो गुरुत्वीय विभव से आप क्या निकालते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं। क्योंकि गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है, उस पर संबंध है आपका कि जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो किसके इक्वल होती है, गुरुत्वीय विभव की प्रवणता यानी ग्रेडियंट के इक्वल होती है। तो गुरुत्वीय विभव क्या है आपका, अदिश राशि है। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस डेल वेक्टर डॉट वी हो जाएगा। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पर आई वेक्टर की वैल्यू रख देते हैं, माइनस डेल वेक्टर वी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम, माइनस यहाँ आगे आ जाएगा, तो डेल से डेल क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो डेल स्क्वायर वी हो जाएगा। देन यहाँ पर -4π(0) हो जाता है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है। देन डेल स्क्वायर वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4π(0) होता है। यही क्या है आपका पाइसन समीकरण है। तथा आप देख सकते हैं कि जो डेल स्क्वायर है वो क्या होता है, लाप्लासियन ऑपरेटर होता है, जो कि मैंने चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी बताया है। अब देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ऐसा क्षेत्र ले लेते हैं जहाँ जो क्या हो, द्रव्यमान रहित हो, यानी अगर वहाँ पर द्रव्यमान नहीं है तो
उसका जो द्रव्यमान घनत्व है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे डेल स्क्वायर v जो है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है। सिर्फ ये जो डेल स्क्वायर v है वो किस पे डिपेंड हो रहा है, रो पर डिपेंड, यानी द्रव्यमान घनत्व पर डिपेंड हो रहा है। तो अगर द्रव्यमान घनत्व ही क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो आपका जो डेल स्क्वायर v है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। इस इक्वेशन को आप क्या कहते हैं, लाप्लास समीकरण कहते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे क्या है आपके पास, गुरुत्वीय स्व ऊर्जा देखेंगे। और गुरुत्वीय स्व ऊर्जा क्या होती है, तो गुरुत्वीय स्व ऊर्जा होती है आपकी किसी निकाय की गुरुत्वीय स्व ऊर्जा उस निकाय की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जितनी होगी वही गुरुत्वीय स्व ऊर्जा यानी उस निकाय की स्वयं की ऊर्जा होती है। तो इसके लिए आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, क्या होगी, किसी निकाय की स्व ऊर्जा वह किया गया कार्य है जो उस निकाय को अत्यंत सूक्ष्म द्रव्यमान कणों से मिलाकर बनाने में किया जाता है। यानी आप एक क्या ले लेते हैं, क्षेत्र ले लेंगे या निकाय ले लेते हैं, तो उसमें उस निकाय की स्व ऊर्जा वो होगी जिसमें आप क्या करते हैं, छोटे छोटे कणों को जो कि क्या है, परस्पर अनंत दूरी पर हैं, उनको मिला करके आप एक निकाय बना देते हैं। तो उस निकाय को बनाने में जितना कार्य होगा वो कार्य क्या होता है, उस निकाय की स्व ऊर्जा कहलाता है। अब उसके लिए हम देख लेते हैं कि क्या हो, देख सकते हैं आप कि माना एक n कणों का निकाय है, तो जिसमें उस n कण है तो उन कणों का क्या होगा, द्रव्यमान भी अलग अलग होगा। तो हम उन द्रव्यमानों को ले लेते हैं m1, m2, m3, mn तक ले लेते हैं तथा अब उनमें से कुछ चुने हुए द्रव्यमान देखते हैं। i वे व j वे कण के बीच की दूरी जो है वो क्या हो जाती है, r i j। यानी आप i वे और j वे मतलब आप ऐसे कण ले रहे हैं जैसे m1 से mn तक के बीच के कण हैं, लेकिन कौन से हैं, i वे और j वे, कोई सा भी नाम ले सकते हैं आप। उन दो कणों के बीच की क्या ले लेते हैं आप, दूरी क्या ले लेते हैं आप, i r i j ले लेते हैं। तो उस निकाय की क्या हो जाएगी, स्व ऊर्जा जो है वो क्या हो जाती है, उसकी स्थितिज ऊर्जा के इक्वल होता है। और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है आपकी, U इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय r होती है। लेकिन यहाँ पर आप i वे और j वे कण के लिए देख रहे हैं, तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उन सारे कणों को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास, U इक्वल्स टू माइनस जी समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n, यानी i जो है वो कोई सा भी हो सकता है, 1 से लेकर के n के बीच में हो सकता है। देन j भी क्या होता है, j उसके जस्ट आगे वाला हो सकता है, पीछे वाला हो सकता है। तो आप j को क्या ले लेंगे, i प्लस 1 से लेकर के n तक कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, वैल्यू ले लेंगे एम आई एम जे बाय आर आई जे। अब हम देख सकते हैं कि जो i है वो तो 1 है, बट j भी 1 हो सकता है लेकिन i के इक्वल नहीं हो सकता है। इसलिए आप इसको जब इस इक्वेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, j इक्वल्स टू 1 एंड j इक्वल्स टू नॉट i, देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाता है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एम आई एम जे बाय आर आई जे तो रहेगा ही सही। और अब हम क्या करेंगे, ये क्या हो जाती है आपकी स्व ऊर्जा जाएगी। अब हम ये सबमिशन है ना, इस सबमिशन का फॉर्मूला रखते हैं। समेशन ऑफ इसका फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, अब हम क्या कर लेते हैं, उन कणों को क्या करते हैं, सभी कणों के द्रव्यमान क्या हो लेते हैं, समान हो गए। तो वहाँ पे जो आपका एम आई और एम जे है वो दोनों क्या हो जाएंगे, इंटू हो जाएंगे, तो एम स्क्वायर हो जाएगा। तथा किन्हीं दो कणों, जो आप कण ले रहे हैं सभी कणों का द्रव्यमान सेम हो गया, लेकिन कोई भी दो कण है उनके बीच की दूरी r ले लेंगे, तो जो आपका आर आई जे है वो क्या हो जाता है, r हो जाएगा। और सबमिशन के फॉर्मूले हैं, वो सबमिशन के फॉर्मूले क्या हो जाएगा, जो आपका i 1 to n सबमिशन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, n के इक्वल। और जो j वाला सबमिशन है वो किसके इक्वल हो जाता है, n-1 के इक्वल हो जाएगा। अब हम देखेंगे बाकी के सारे टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा कि ये फॉर्मूला हो जाता है गुरुत्वीय स्व ऊर्जा का। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रत्यास्थ तथा अप्रत्यास्थ संघट।
एक तरीके से देख सकते हैं, इसको टक्कर भी बोल सकते हैं हम। लेकिन टक्कर तो आप जैसे गाड़ियों के बीच में देखते हैं तो उसमें क्या होता है, हानि ही होती है, यानी कोई भी एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा जाएगी तो दोनों गाड़ियों का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, उनकी गति रुक जाती है। लेकिन यहाँ संघट उसको बोलेंगे जब उनके बीच में क्या हो रही हो, अन्योन्य क्रिया हो और फलस्वरूप आपको कुछ उनकी गति में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। उनकी गति रुकनी नहीं चाहिए लेकिन परिवर्तन होना चाहिए, तो उस क्रिया को आप क्या कहते हैं, संघट कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या होगी। जब दो कण एक दूसरे के पास पहुंचते हैं, यानी आपके कोई दो कण ले लेते हैं आप, वो दो कण क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप जब वो एक दूसरे के पास आएंगे तो उनकी गति क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। गति परिवर्तित यानी उसके वेग का परिमाण चेंज हो सकता है, वह गति की दिशा, दोनों की दिशा क्या हो जाती है, चेंज। या तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे की विपरीत डायरेक्शन में जाने लग जाएंगे, ये इधर से आया, ये इधर से आया, ये जब दोनों पास में आए तो इनके टक्कर के बाद ये वापस ऐसे हो गया और ये इधर चला जाएगा, दोनों की विपरीत डायरेक्शन हो गई। या फिर क्या हो सकता है, दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर जाने लग जाएं, ठीक है, तो इनके वेग में परिवर्तन या गति की दिशा परिवर्तित होती है, अर्थात उनके रेखिक संवेग बदल जाते हैं, ठीक है। इस क्रिया को आप क्या कहते हैं, संघट कहते हैं। अब यदि दो कणों की अन्योन्य क्रिया में कोई बाह्य बल नहीं लगा हो तो निकाय का जो रेखिक संवेग है वो क्या होता है, संरक्षित होता है। संवेग संरक्षित होता है, इसके आधार पर हम देखेंगे कि संघट दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संवेग, रेखिक संवेग तो दोनों में ही क्या होगा, संरक्षित होता है। लेकिन संवेग संरक्षित के साथ साथ और भी कौन कौन सी ऊर्जा संरक्षित होती है, उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि जो संघट होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला होता है पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट और सेकंड होता है अप्रत्यास्थ संघट। तो जो आपका पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट है वो क्या होगा, पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट है वो वह संघट है जिसमें रेखिक संवेग संरक्षण के साथ साथ आपकी गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, संरक्षित होती है। यानी आप में क्या होगा, वो दोनों कण क्या होंगे, रेखिक संवेग संरक्षण का तो पालन करेंगे, साथ में गतिज ऊर्जा के संरक्षण नियम का भी पालन करते हैं। उस संघट को क्या कहते हैं, पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट कहते हैं। अर्थात इस संघट में गतिज ऊर्जा की क्षति नहीं होती है। गतिज ऊर्जा उसमें क्या हो जाएगी, उसमें गतिज ऊर्जा बंद नहीं होती, वो दोनों गति करते रहते हैं तथा यह क्या होती है, जो गतिज ऊर्जा है वो अन्य ऊर्जा के रूप में चेंज हो जाती है। अब उसके लिए हम इसको देखने के लिए क्या कर लेते हैं, इसके फॉर्मूले निकालने के लिए देखेंगे कि माना m1 व m2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं जो क्या कर रहे हैं, क्रमशः u1 व u2 वेग से गति कर रहे हैं। इनके बीच संघट होता है, यानी इनके बीच में टक्कर होती है, जिसके पश्चात उनके वेग क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, v1 वेक्टर तथा v2 वेक्टर हो जाता है। अब आप देखेंगे रेखिक संवेग संरक्षण नियम लगाएंगे तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, mv होता है। अब यहाँ पर v तो उसका बाद का है, संघट के बाद का संवेग है, और संघट से पहले संवेग कितना हो जाएगा, u1 और u2 हो जाएगा। तो संघट से पहले कुल संवेग इक्वल्स टू संघट के बाद का कुल संवेग इक्वल होना चाहिए। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिख लेंगे m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर इक्वल्स टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, पहले द्रव्यमान के लिए जो उसका प्रारंभिक और अंतिम वेग है वो आप यहाँ ले लेते हैं, एक साइड कर लेंगे, और दूसरे द्रव्यमान कण के लिए अंतिम और प्रारंभिक वेग को आप एक साइड कर लेते हैं। देन आप यहाँ पर m1 को कॉमन ले लेंगे, u1 वेक्टर माइनस v1 हो जाएगा, और इक्वल इधर आप m2 को कॉमन ले लेंगे तो इधर हो जाएगा v2 वेक्टर माइनस u1। अभी हमने देखा है कि जो प्रत्यास्थ संघट है इसके अंदर गतिज ऊर्जा का संरक्षण भी होता है। तो आप गतिज ऊर्जा के संरक्षण के नियमानुसार क्या करते हैं, संघट से पहले गतिज ऊर्जा वो किसके इक्वल होगी, संघट के बाद गतिज ऊर्जा के इक्वल होती है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाते हैं, क्या हो जाएगा 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 m1
V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 M2 V2 का स्क्वायर। अब यहाँ देख सकते हैं कि आपका 1/2 दोनों साइड में है और इधर भी कॉमन आ रहा है और इधर भी कॉमन आ रहा है, तो आप 1/2 को कॉमन लेकर के क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो अब आप क्या करते हैं, उसको हटा लेंगे। क्या ले लेंगे आप, 1/2 और 1/2 को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे दोनों साइड से और कैंसिल कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ क्या बचेगा, m1, और वापस वही इक्वेशन आ रही है, द्रव्यमान m1 के द्रव्यमान वाले को आप एक साइड कर लेते हैं और m2 द्रव्यमान वाले को एक साइड कर लेंगे। तो आपका m1 कॉमन आ जाएगा और u1 इधर ही है, तो u1 स्क्वायर आपका इधर से v1 स्क्वायर वाला इधर आएगा, तो v1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस में, इक्वल यहाँ हो जाता है आपका m2 कॉमन हो जाएगा। देन यहाँ से v2 स्क्वायर तो इधर ही है, u2 स्क्वायर इधर आएगा, तो u2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस में। यहाँ से हम क्या करते हैं, इक्वेशन निकाल लेते हैं, m1/m2 यानी m2 को इसकी डिवाइड में भेज देते हैं और u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इसकी डिवाइड में भेज देंगे। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 अभी आपने देखा था संवेग संरक्षण नियम से, वहां पर भी आपके पास ऐसे ही कुछ इक्वेशन बन रहे थे, तो वहां से भी हम m1 और m2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगी, v2 वेक्टर माइनस u2 डिवाइडेड बाय u1 वेक्टर माइनस v1। तो हम दोनों को ही क्या कर लेते हैं, इक्वल रखते हैं, क्योंकि ये भी m1/m2 के इक्वल है और ये भी क्या है, m1/m2 के इक्वल होगा। तो हम इन दोनों राइट हैंड साइड वाले को इक्वल रख लेंगे। तो आपके पास यहाँ पर देखेंगे v2 का स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर बाय u1 का स्क्वायर माइनस v1 के स्क्वायर में क्या लग रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेंगे। क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी a माइनस बी होगा। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा v2 वेक्टर माइनस u2 सॉरी प्लस, और यहाँ हो जाएगा v2 वेक्टर माइनस u2 डिवाइडेड बाय इधर हो जाएगा u1 वेक्टर प्लस v1 वेक्टर एंड u2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो इनको कैंसिल कर लेते हैं आप। ये v1 है, u1 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं माइनस वाले पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाएंगे। आप इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर लेके जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाते हैं। v2 माइनस u2 से कैंसिल हो जाएगा। देन u1 माइनस v1 u1 माइनस v1 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तो कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा v2 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर डिवाइडेड बाय u1 वेक्टर प्लस v1 वेक्टर। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इस डिनोमिनेटर को आप इससे इंटू कर देंगे। तो यहाँ पर इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका u1 वेक्टर प्लस v1 वेक्टर इक्वल्स टू v2 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, प्रारंभिक को अलग कर लेंगे और अंतिम जो भी आपका नेक्स्ट संघट के बाद वेग रहा है उसको अलग कर लेते हैं। तो इधर से u2 इधर आ जाएगा, u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर इक्वल्स टू इधर आ जाएगा आपका v2 वेक्टर माइनस v1। अब यहाँ पर आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो v1 वेक्टर माइनस v2 हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि उसका जो प्रारंभिक वेग था वो प्रारंभिक वेग यानी उन दोनों प्रारंभिक वेगों में जो भी डिफरेंस है वो डिफरेंस किसके इक्वल होता है, अंतिम वेग के डिफरेंस के इक्वल होगा, लेकिन उनकी डायरेक्शंस क्या होती हैं, चेंज हो जाती है। माइनस यहाँ पर क्या बता रहा है, उसकी डायरेक्शन बताता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि संघट जो है आपका आपेक्षिक वेग का जो परिमाण है वो समान तथा दिशा में क्या होता है, विपरीत होता है। तो उसके उदाहरण देख लेते हैं कि जो गैस के अणु होते हैं, परमाणु, इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों के बीच में जो भी संघट होता है वो कौन सा संघट होता है, प्रत्यास्थ संघट होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका अप्रत्यास्थ संघट। अप्रत्यास्थ संघट क्या होता है, जो क्या करे, रैखिक संवेग संरक्षण नियम तो पालन करेगा बट गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन नहीं करता है। यानी क्या हो जाएगा, उसका जो गतिज ऊर्जा का कुछ भाग है वो अन्य रूपों यानी ऊष्मा में, उत्तेजन ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यानी जब भी आपकी कोई दो टक्कर्स होती हैं तो उसकी टक्कर के बाद उनकी जो ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, वो एक्स्ट्रा उसका कुछ भाग क्या होता है गतिज ऊर्जा का, वो अलग अलग
रूपों में चेंज होता है। या तो ऊष्मा यानी आग लग जाएगी, उत्तेजन ऊर्जा यानी उनके बीच में कुछ भी उनका नुकसान हो सकता है, तो उसमें चेंजेस मतलब उसके कुछ ऊर्जा का भाग क्या हो जाता है, व्यय हो जाता है, खर्च हो जाता है, ठीक है, तो वो अनुपयोगी हो जाता है। उस टक्कर को आप क्या कहते हैं, अप्रत्यास्थ संघट कहते हैं। अब इसको हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, क्या ले लेते हैं हम, दो द्रव्यमान के पिंड ले लेते हैं, एक है आपका m1 द्रव्यमान और एक है m2 द्रव्यमान, जो कि प्रारंभिक में क्या कर रहे हैं, u1 और u2 वेक्टर्स, u1 वेक्टर और u2 वेक्टर से क्या कर रहे हैं, गतिमान है, यानी वेग से गतिमान है, तथा उनके बीच संघट के बाद उनके वेग क्या हो जाते हैं, v1 वेक्टर तथा v2 वेक्टर हो जाएंगे। और वापस वो क्या करेंगे, आप रैखिक संवेग संरक्षण नियम देखेंगे, जिसमें आप संघट से पहले का संवेग और संघट के बाद का संवेग दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वही लगाना है आपको, m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर इक्वल्स टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। तो यहाँ पर आप क्या कर लेते हैं, m1 को एक साइड ले लेंगे और m2 वाले को एक साइड ले लेते हैं, जिसमें से आप m1 को इधर से कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा u1 वेक्टर माइनस v1, और इधर हो जाएगा m2 वेक्टर कॉमन आ गया, तो v2 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर। अब हम क्या करते हैं, इसमें गतिज ऊर्जा का तो पालन, गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम का तो पालन नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, हम उसी नियम के अनुसार देखेंगे। लेकिन आप क्या करेंगे, संघट से पहले की गतिज ऊर्जा और संघट के बाद की गतिज ऊर्जा, तो संघट से पहले की गतिज ऊर्जा तो हो जाएगी आपकी 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर। बट जो संघट के बाद की गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाती है, 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर प्लस ई क्या है, यहाँ पर वह ऊर्जा है जो कि क्या है, अप्रत्यास्थ संघट में अनुपयोगी रूप में बदल जाती है। यानी इस ऊर्जा का व्यय आप या तो ऊष्मा के थ्रू हो जाए, यानी यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ऊष्मा आ रही है, या फिर उत्तेजन ऊर्जा हो सकती है, तो वो क्या है, अनुपयोगी रूप हो जाता है उस ऊर्जा का। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया है। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।